अकेलापन सबसे गंभीर बीमारी है, खासकर जब अपनों के होते हुए भी इंसान अगर अकेला हो तो इससे ज्यादा तकलीफदेह और क्या हो सकता है। लेकिन यही आज के दौर की सच्चाई है, जहां तमाम रिश्तों और रिश्तेदारों के होते हुए भी आदमी अकेला है। और कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। रात का समय था, घर के सभी सदस्य सो चुके थे, लेकिन गिरधारी लाल जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन फिर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। वैसे भी जब दिल और दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हो तो भला एक इंसान सो भी कैसे सकता है। बैठे बैठे गिरधारी लाल जी बोल पड़े, वसुधा, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब यहाँ और अधिक रुकना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थी ना हम दोनों ने अपने बेटे बहुओं से, और अब देखो, बेटे तो बेटे, बहुओं ने भी जीना हराम करके रख दिया है। बस 1 महीना तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन ना जाने क्यों ये 1 महीना भी 1 साल की तरह लग रहा है। अरे वसुधा, गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। अंगीठी पर सेकी हुई रूखी सूखी जली भुनी चाहे जैसी भी रोटी खाकर साल भर से गुजारा तो हो ही रहा था ना। जाने क्यों मेरी अकल पर ही पत्थर पड़ गए थे, जो उम्मीद लगा बैठा कि शहर में बेटों के घर जाकर ठाठ से रहने को मिलेगा, पोते पोतियों का साथ भी मिल जाएगा, तो समय भी आराम से कटेगा, और बहुओं के हाथ के बने अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिल जाएंगे। क्या करूं, कमबख्त ये जीभ की लालसा ही मुझे दगा दे गई। कहते हुए गिरधारी लाल जी अपना माथा पीटने लगे। फिर खुद ही अपने आंसू पोंछते हुए बोले, पता है वसुधा, एक पल को तो अपना घर छोड़ने से पहले मेरे मन में विचार भी आया था कि दोनों बहुएं बहुत तेज तर्रार हैं, किसी छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो कैसे सहन होगा। कहते कहते दमा के मरीज गिरधारी लाल जी को खांसी छिड़ गई। थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कुछ संभल कर बोले, बस वसुधा, क्षणिक सुख की लालसा के आगे मेरे स्वाभिमान ने घुटने टेक दिए, और बेटों के एक बार कहने मात्र से ही बड़ी खुशी से उनके साथ शहर आ गया, इस बुढ़ापे में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर वसुधा, अब बहुत सोच विचार करके मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला, और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय गिरधारी लाल जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। जिस दुख को न जाने कब से अपने दिल में छिपाए बैठे थे, वो आज आंसुओं के जरिए आंखों से बह निकला। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहुएं, पोते पोतियां, लेकिन सब लोगों के होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल के हाल को समझ सके, जिसे वो अपना कह सकें। इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बातें सुन रही है। दरअसल 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी वसुधा का निधन हो गया था। उससे पहले गिरधारी लाल जी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में ही रहा करते थे और वहीं पर खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन गांव में बेटों से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पति पत्नी अपनी जिंदगी से खुश थे। वे दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपनी इस छोटी सी दुनिया में ही संतुष्ट थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। एक दिन वसुधा जी को बहुत तेज बुखार आया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मृत्यु ने गिरधारी लाल जी के हृदय को दुख और पीड़ा से भर दिया था। उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई थी। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने थे और गांव में रह गए थे अकेले गिरधारी लाल जी, जिन्होंने कभी एक गिलास पानी भी स्वयं उठकर नहीं पिया था, एक रुमाल तक भी नहीं धोया था। आज वही गिरधारी लाल जी अपना काम स्वयं करने लगे थे।
अपने कपड़े खुद धोते, चूल्हे पर रोटियां सेकते। अक्सर अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जली भुनी रोटियां पकाकर नमक और प्याज के साथ वो जैसे तैसे निगल लिया करते थे। परंतु वो बेस्वाद खाना खाते खाते ही पत्नी के हाथों के बने खाने की याद आ जाती तो उनकी आंखें गीली हो जाती। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर वो हर दम हाथ में लिए रहते थे। जो भी दिल में आता पत्नी की तस्वीर से ही कह दिया करते थे। गांव के कुछ लोग तो उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाया करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उनकी लत को समझ पा रहे थे वे जानते थे कि ये गिरधारी लाल जी का पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। गिरधारी लाल जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ससुर को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं बिल्कुल तैयार नहीं थीं। परंतु लोकलाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। गिरधारी लाल जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटों ने तय कर लिया कि अपने पिता को वे दोनों एक एक महीना अपने पास रखेंगे। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय बड़े आराम से गुजर जाएगा। ये सोचकर गिरधारी लाल जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बहुत उत्सुकता थी। बड़े बेटे के घर पहुँचे तो यहाँ वहाँ देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो गिरधारी लाल जी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा रोहन और पिंकी कहीं नजर नहीं आ रहे, कॉलेज गए हैं क्या? तो बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हम लोगों ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वो दोनों वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में एक आध बार मिलने आ जाते हैं। ये बात सुनकर गिरधारी लाल जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे अब जमाना कितना बदल चुका है। लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी बाकी था। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद पता चला कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर पर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर गिरधारी लाल जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहां रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वो अपनापन, वो आत्मीयता जिसके लिए वो तरस रहे थे, वो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उनके बेटा बहू और समधन तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु गिरधारी लाल जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाजें आती, परंतु गिरधारी लाल जी को इन सब बातों से दूर ही रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे। वसुधा, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहाँ खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा लायक बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। लेकिन यहाँ मैं कुछ मांगता हूँ तो बहुत तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की माँ, वो भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे ये सब खाकर बीमारी नहीं होंगी? वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। गिरधारी लाल जी अक्सर अकेले में यूं ही बड़बड़ाते रहते और अपनी मृत पत्नी के साथ बातें करते रहते। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन गिरधारी लाल जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर बहू और उसकी माँ तिरछी नजरों से उनकी ओर देखने लगी।
शायद उनकी प्राइवेसी में कुछ खलल पड़ गया था। तभी उनका बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो गिरधारी लाल जी बोले, बेटा मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे। कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। कुछ बची खुची उम्मीदें लेकर गिरधारी लाल जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी से भी 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जिठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1 महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से बीते होंगे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया। दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया जो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अपने घर केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो गिरधारी लाल जी को नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वो आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वो कमरा भी नहीं मिला। बहू और बेटे ने एक स्टोर रूम में ही गिरधारी लाल जी का बिस्तर लगा दिया और बच्चों को भी उनकी माँ ने दादाजी के पास न जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी कभार वो आंगन में आकर बैठ भी जाते, तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात न कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर लें। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। दूर बैठे बैठे ही वो बच्चों को शरारतें करते देखते रहते और उनकी बातें सुनकर खुश होते रहते। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास ये 500 का फटा पुराना नोट है। सब्जी वाला, दूध वाला कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो ना, आप ही इसे चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी करने जाना है। गिरधारी लाल जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया, बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनकी ये बात सुनते ही छोटी बहू तिलमिला गई और भनभनाते हुए वो बोल उठी, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर न जाऊं तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए गिरधारी लाल जी को ऐसा लगा जैसे वो उनकी बहू न हो, कोई ज्वालामुखी हो जो धड़ाधड़ उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रहा हो। शायद यही बुढ़ापा है जो अच्छे अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। वरना एक समय हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई हुई बहुएं भी मेरी इज्जत उतारकर अपने पांव तले मसल देती हैं। और बेटे तो इतने नालायक हैं कि उन्हें तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खून का घूंट पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निठाल से लेट गए, फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर से ही बोल उठे, वसुधा, मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ गई? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते ना थे हम दोनों। न जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ निकल रही है।
नामुराद, नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिन औलाद को इतने जतन से पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाता की कदर नहीं जानती। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूँ, लेकिन कभी गलती से किसी बात में सलाह दे भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ दिल तो करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन क्या करूं, चुप रहने में ही भलाई है, ये सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेता हूँ। अजी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। ये तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बातें सोच सोचकर परेशान मत होइए। गिरधारी लाल जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी वसुधा उन्हें समझा रही हो। नहीं वसुधा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते गिरधारी लाल जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। पसीने से तरबतर हुए गिरधारी लाल जी ने चारों ओर देखा, लेकिन वसुधा कहीं नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने तय कर लिया कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, गिरधारी लाल जी स्वयं ही बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की ये बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और वो खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ मैं तो ये पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वहीं रहे हैं ना। फिर अपने पति को देखते हुए बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा, जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में लग गई। पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, लीजिए बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। गिरधारी लाल जी ने ध्यान से देखा तो वो वही फटा पुराना नोट था जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। गिरधारी लाल जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचैले और फटे से नोट को। एक बार तो उनके दिल में आया भी कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दें और बोल दें कि इस नोट को अपने पास ही रखो, तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई बहुत ज्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बेटे की बात सुनकर गिरधारी लाल जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तो मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए महीना कमा पाता था और केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 2,000 रुपए खर्च हो जाते थे। महंगाई उस समय भी बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे खिलौनों और कपड़ों की डिमांड कर दिया करते थे, लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हारी फरमाइश बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए गिरधारी लाल जी ने कहा, लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन भी धीमी गति से चलने लगी थी। अपने गांव जाकर अपने घर पहुंचे तो गिरधारी लाल जी को कुछ संतुष्टि हुई। साफे से पसीना पोंछते हुए वे चारपाई पर पसर गए। आह कितनी शांति है यहाँ। हालांकि फिर से वही धुआं उगलती अंगीठी और फिर से वही अकेलापन, परंतु फिर भी इस बात का सुकून था उन्हें कि बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूख मिटाने को रोटी बना लेते
नहीं तो उदास भाव से लेटे रहते। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा था और तबीयत भी खराब रहने लगी थी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वो भूखे पेट ही चारपाई पर निढाल पड़े रहते। बेटों को फोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर भिजवा दी, परंतु अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। भूखे पड़े रहने के कारण गिरधारी लाल जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भिजवानी बंद कर दी थी, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि अब तो वो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि गिरधारी लाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वो उठने बैठने और बोलने में भी पूरी तरह से लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फोन किया और खबर दी कि उनके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। यदि वे जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं, तो ही उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो अब हमेशा के लिए रोज रोज के झंझट से छुटकारा तो मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहां दर्द। पहले ही हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, अब इनकी सेवा कौन करे। चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक संताप और शोक व्याप्त हो गया। दोनों की दोनों फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को ऐसे भिगो रही थी जैसे ससुर जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल ही आ जाएगा। हालांकि गांव में आस पड़ोस के सब लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए ये दोनों दहाड़े मार मार कर पूरा घर सर पर उठा रही हैं, उस ससुर को 2 वक्त की रोटी भी कभी इन दोनों ने इज्जत से नहीं खिलाई होगी। 2 घंटे रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह की खाने की वस्तुओं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच का लुत्फ उठाने के लिए एक कमरे के भीतर चली जाती। चुपचाप अपना पेट भरती और फिर वापस आ जाती वही ढोंग फिर से रचाने के लिए। गिरधारी लाल जी चारपाई पर पड़े हुए थे। हालांकि वो कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। वृद्धावस्था की पीड़ा को आज वो बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कंकड़ की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। एकाएक खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े गिरधारी लाल जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आने लगता तो तुरंत बेटों और बहुओं का मुंह लटक जाता। बड़ा बेटा कहने लगता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज्यादा दुख ना ही पाए तो ही अच्छा, वरना हमें भी कहाँ नौकरी से इतना समय मिल पाता है। भैया, मैं तो कहता हूँ कि समय से बाबूजी को जमीन पर भी लिटा ही देते हैं, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। छोटे बेटे ने कहा तो दोनों बहुएं दहाड़े मार मार कर ऐसे रोने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हों। बड़े इत्मीनान से गिरधारी लाल जी बहुओं का ये नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाने लगी तो वहीं छोटी बहू भी गीता पाठ करने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटों ने कफन का कपड़ा और लकड़ी की डोली भी मंगवा ली, लेकिन गिरधारी लाल जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। भाभी, आपको क्या लगता है कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को? छोटी बहू ने अपनी जेठानी से कहा तो बड़ी बहू गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या मालूम,
बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। तभी छोटी बहू ने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो माँ जी का बड़े वाला हार है ना, वो तो मैं ही रखूंगी। मुझे वो बहुत पसंद था। हाय, कब से इंतजार कर रही थी मैं कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो फिर माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए। उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। पता है छोटी, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बड़ी प्रसन्नता से बड़ी बहू बोली। बहुओं की बातें सुन सुनकर गिरधारी लाल जी का दिल अंदर तक आहत हो रहा था। उनका मन तो कर रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की असलियत बता दें, लेकिन उनके शरीर में इतनी जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाएं। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की 13वीं पर खाने की एक से एक चीज रखेंगे। इतने पकवान बनवाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाएं। पूरी भाजी, छोले भटूरे और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को भी बहुत पसंद थी। खाने की इतनी चीजों का नाम सुनते ही गिरधारी लाल जी के मुंह में पानी आने लगा। मन में एक विचार आया कि इन लोगों ने मेरी 13वीं मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी। मैं भी पेट भर कर खा लेता। जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। इन पकवानों के स्वाद के लिए न जाने कितने समय से वो तरस रहे थे। उस स्वाद को याद करते ही एकाएक उनके मुंह से लार बह निकली। देखते ही छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, अरे देखिए तो, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर पड़े इंसान की लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। अब तो बड़ी बेसब्री से गिरधारी लाल जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा, परंतु 3 दिन बीत गए, गिरधारी लाल जी के प्राण नहीं निकले। अब दोनों बेटे कयास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों अटकी है। हम सब लोग तो यही है, फिर बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव बहुत मानता था, गिरधारी लाल जी का हाल चाल पता करने के लिए उनके घर आए। तो उन्हें देखकर उनके बेटे बोले, चाचा, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वो बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही वो हलवा लेकर बाहर आई तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो गिरधारी लाल जी बड़ी खुशी से उसे खाने लगे। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें बड़े चाव से हलवा खाते देखकर हैरान थे। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। हलवा खाकर गिरधारी लाल जी को बड़ी तसल्ली मिली और कुछ देर में वो सो गए। आज उनके चेहरे पर अलग ही शांति दिख रही थी। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते बहुओं के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू ने कहा, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ। अब हम लोग और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना हैं कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गवाते रहें। तभी बड़ी बहू गुस्से से भड़कते हुए बोली, हाँ, निठल्ले तो हम है ना, कोई काम काज थोड़ी ना है हमें। बाबूजी का ठेका तो हमने ही ले रखा है। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो 1 हफ्ता भी ना संभाले गए। न जाने क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ, जो कुछ दिन में ही गांव आ गए। अब तो देवरानी जिठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहुओं के साथ साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े।
फिर तो ऐसा तांडव हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ बड़े बुजुर्गों ने आकर समझाया भी, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए हो। इस समय ऐसी बातें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? लेकिन उन लोगों को कहाँ किसी की परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो गिरधारी लाल जी के शरीर में भी जान वापस आने लगी। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। ये देखकर तो बेटों और बहुओं के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया कि तुम्हारे माता पिता के कारण ही तुम आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाए हो। अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बेटों का ही कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनने की देर थी कि छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और भौएं तानते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वो तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे तो उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी। और अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती कर बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। मुझसे नहीं होगी चारपाई पर पड़े आपके पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो ये सब देखकर गिरधारी लाल जी की आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मैं यहाँ कैसे रहूंगा ये मैं खुद ही देख लूंगा। पिता के इतना कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और 5 दिन से चले आ रहे बेटे और बहुओं के नाटक का आखिरकार आज अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो गिरधारी लाल जी की हालत में कुछ और सुधार हो गया, लेकिन अब वो गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी वसुधा की तस्वीर से ही पूछने लगते, ये है हमारी औलाद। अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान बे-औलाद ही बेहतर है। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी। इन बच्चों की परवरिश के लिए वर्षों तपस्या की आग में खुद को झोंक दिया, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी। मेरे मरने की राह देख रहे थे सबके सब, और जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया तो मुझे अनाथ करके जाने में उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि जीते जी मैं स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया और गांव के सरपंच को बुलाया। उन्हें अपना फैसला बताते हुए अपने अगले कदम के बारे में बताया। गिरधारी लाल जी की बात सुनकर सरपंच जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे बोले, लेकिन गिरधारी लाल, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। तो गिरधारी लाल जी ने कहा, बहुत विचार करके और दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया है मैंने। अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़कर रख दिया है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सरपंच जी ने बुझे मन से कहा। गिरधारी लाल जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर
जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों बेटों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। आंसू बहाते हुए बेटों ने पिता के शरीर को मुखाग्नि दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नजरें चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। ऐसा करते समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपनी आंखों के सामने नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहुओं की आंखें अपनी सासू माँ के गहनों पर एक नजर डालने को बेताब हो रही थीं। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोलकर उसमें से वो दोनों संदूक निकाले जिनमें उनकी माँ के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे जाते थे। संदूकों पर ताले जड़े थे, लेकिन यहाँ वहाँ ताका झांकी करने के बाद संदूक की चाबियां भी मिल गईं। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला। संदूक खोलते ही सबके चेहरे पर एकाएक निराशा के भाव आ गए। अरे ये क्या? इस संदूक में तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, पर देखो तो इसमें तो आप लोगों की बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और ये क्या है? छोटे बच्चों के खिलौने। ये सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने वो खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वो खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे, याद है हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इन खिलौनों के साथ हमारी, इसीलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। फिर दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकालकर फेंकने लगी। बहुत सी चीजें निकाली, लेकिन जिस चीज को वे लोग इतनी उत्सुकता के साथ खोज रहे थे वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी आस लिए उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। उन चारों की ललचाई नजरें उस थैले पर टिक गईं। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 10,000 रुपए थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें एक पत्र और 500 रुपए का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में? छोटी बहू बोली तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे ये कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। कहते हुए बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। फिर बड़े बेटे ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति? अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थी जिन्हें हमने बड़ा सहेज कर रखा था। लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी में इतने मस्त हो गए कि अपने माँ बाप को ही भुला बैठे। जानते हो बेटा, किसी भी माँ बाप के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वो अपने उनसे दूर हो जाएं। इतनी दूर कि उसका ख्याल तक अपने दिमाग से निकाल दें। और बेटा, सच कहूं तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती, सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारा ये बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर क्षण अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। लेकिन तुम लोग इतने कठोर दिल हो गए कि वो आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय मैं वृद्धाश्रम जाकर रहने को मजबूर हूँ। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? बेटा, अब वो बात बताता हूँ जिसे जानने के लिए तुम सबसे ज्यादा उत्सुक हो। मेरे खेत की जमीन और ये घर और बाकी की जो भी संपत्ति थी, मैंने उस वृद्धाश्रम को दान कर दिया है जहां अंतिम समय में मुझे सहारा मिला। और हाँ, जो 10,000 रुपए तुम्हें मेरे संदूक में से मिले हैं वो मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है। क्योंकि जो बेटे मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, उन बेटों पर मैं मरने के बाद भी बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 का नोट रखा है वो मेरे छोटे बेटे के लिए है।
याद करो बेटा, ये वही नोट है जिसे दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं था। और मेरे गांव आने से पहले तुमने ये फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन बेटा, प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वो हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तुम्हारा अभागा पिता। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज कांपने लगी और छोटा बेटा पत्र में लिखी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गईं। आज सच में उनकी जिंदगी में भूचाल आ चुका था, एक बहुत बड़ा भूचाल। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।